हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, हमें विश्वास है कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम आप लोग को जो प्रकाश है, प्रकाश का हम आज आप लोग को दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे, जिसमें आपको बताया जाएगा प्रकाश दर्पण, गोलीय दर्पण क्या होता है, दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण के प्रकार, और उसके बाद में आपको बताया जाएगा दर्पण से संबंधित जो भी छोटी छोटी परिभाषाएं हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा। और उसके बाद बताया जाएगा दर्पण में प्रतिबिंब को, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब को हम किस तरीके से क्या करते हैं, बनाते हैं। तो सबसे पहला जो आपका हेडिंग होगा वह होगा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण क्या होता है? एक कांच का खोखला गोला होता है जो दो पृष्ठों से क्या होता है, घिरा होता है। सॉरी, गोलीय दर्पण क्या होता है? एक कांच का खोखला गोला होता है जिसके काट करके क्या करते हैं, उसके सतह पर, उसके पृष्ठ पर क्या करते हैं, लाल ऑक्साइड का क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। वो गोलीय दर्पण कहलाते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक को अवतल दर्पण बोलते हैं, एक दूसरे को उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को कॉनकेव बोलते हैं, उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स बोलते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है, खोखला गोला है। कैसा गोला है? खोखला गोला है। आपका जो हेडिंग है वह क्या, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर इंग्लिश में बोलते हैं। गोलीय दर्पण क्या होता है? एक कांच का क्या होता है, खोखला गोला होता है, तो जिसको काट करके, इसको हम काट दिए और क्या करें, इसके पृष्ठ पर क्या कर दे, पेंट कर दे। इस तरह से पृष्ठ पर क्या कर दे, पेंट कर दे, पृष्ठ पर क्या करते हैं, पेंट करते। यही आपका क्या कहलाएगा, दर्पण। अब देखिए जो गोलीय दर्पण होता है, स्फेरिकल मिरर दो प्रकार का होता है। एक को हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण, दूसरे को क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। एक को कॉनकेव, दूसरे को क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आ गया? अब जब हमें पता चल गया गोलीय दर्पण क्या होता है, एक कांच खोखला गोला होता है जिसको काट करके क्या करते हैं, उसके सतह पर क्या करते हैं, पिष्ट कर देते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक क्या होता है कॉन्वेक्स, सॉरी कॉनकेव, दूसरा क्या होता है कॉन्वेक्स। अवतल दर्पण इसको कॉनकेव बोलते हैं, उत्तल को क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए, जब हमें पता चल गया कि जो गोलीय दर्पण है कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है अवतल होता है, दूसरा क्या होता है उत्तल होता है। तो कोई पूछ ले अवतल दर्पण क्या होता है, यानी कॉनकेव मिरर क्या होता है, तो आपको कुछ करना नहीं है, बस यही बता देना है। देखिए ये आपका गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण का ये वाला जो उधर वाला पृष्ठ है, इस पृष्ठ को हम ले लिए, तो इस पृष्ठ को ले लिए, तो ऐसे हो गया कि नहीं, हो गया। अब क्या करते हैं, इस पे से किरण प्रकाश डालिए और परावर्तन के पश्चात देखिए उसी माध्यम में वापस लौटाया। अब देखिए, अब कोई अगर जो पूछ लेते अवतल दर्पण क्या होता है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर क्या दबा हो या धसा, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं जिसको। परावर्तक पृष्ठ क्या अंदर की ओर क्या धसा हो, ये कैसा हो, धासा, धासा भी बोलते हैं, दबा भी बोलते हैं, धासा हो। समझ में आ गया? अवतल दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा दर्पण इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर क्या हो, धसा हुआ हो, उस दर्पण को हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। और ध्यान दीजिए, जो अवतल दर्पण होता है यह किरणों को क्या करता है, सिकोड़ने का काम करता है, इसीलिए इसका एक और भी नाम है अभिसारी दर्पण। क्या नाम है, अभिसारी दर्पण। क्यों? क्योंकि किरणों को क्या करता है, सिकोड़ने का काम करता है। समझ में आ गया? दूसरा आपका क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, जिसको हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। तो भाई इस बार तो जो अवतल दर्पण था, तो ये वाला पृष्ठ लिए, उत्तल दर्पण में हम ये वाला पृष्ठ ले, देखिए ये वाला पृष्ठ हम ले लिए। अब जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, बाहर की ओर क्या हो, उभरा हुआ हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, बाहर की ओर क्या हो, उभरा हुआ हो, परावर्तक पृष्ठ क्या हो, बाहर की ओर क्या हो, भरा हुआ हो, उस दर्पण को हम क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। समझ में आ गया? अब देखिए, इसको याद करने का एक ही ट्रिक है जो आप 1 मिनट में याद कर सकते हैं। ये आपका क्या उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण, इसका परावर्तक पृष्ठ उभरा, उसे उभरा उसे उत्तल, उसे उभरा उसे उत्तल, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या उभरा हुआ हो वह क्या उत्तल दर्पण है,
इसका उल्टा कर जिसका धसा हुआ वह क्या हो, अवतल दर्पण। समझ में गया। उससे उभरा उससे उत्तल, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, बाहर की ओर उभरा हुआ हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर क्या हो, धसा हुआ हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। समझ में आ गया। जब हमको ये पता चल गया कि जो आपका क्या है गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक को हम अवतल बोलते हैं, दूसरे को क्या बोलते हैं, उत्तल बोलते हैं। तब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्या है परिभाषाएं हैं, जिन परिभाषाओं में ये पूछ लेगा ये आपका जो दर्पण है इसका वक्रता केंद्र कौन सा है, इसका वक्रता त्रिज्या क्या है, इसका फोकस बिंदु क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम चल रहे हैं अध्ययन करने के लिए। ध्यान दीजिए। उसके बाद जब आपको ये पता चल गया कि क्या बोलते हैं कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में जब आपको पता चल गया, तो उसके बाद उससे रिलेटेड जो है बहुत सारी परिभाषाएं हैं, उस परिभाषाओं को चलिए हम लिखते हैं। अब देखिए, तो सबसे पहले जो आपका गोलीय दर्पण है इसी की परिभाषा से रिलेटेड है इन सारी परिभाषाएं। तो सबसे पहले आपका जो है उस सबसे पहला जो आपका है उसका नाम है वक्रता केंद्र। क्या नाम है, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। अब पहले सोचिए, अब ध्यान दीजिए, जो दर्पण है किसका बना हुआ है, एक गोले का बना हुआ है। इस गोले को काट करके हम एक यहाँ लगा दिया जाए, एक गोले को काट करके हम यहाँ कर दें, इसके बाहर की तरफ पेंट कर दें और इसके अंदर की तरफ पेंट कर दें, हो गया। अब देखिए, ध्यान दीजिए, अब वक्रता केंद्र क्या होता है, ध्यान दीजिए। गोलीय दर्पण, ये आपका गोलीय दर्पण को ऐसे काट दिया, गोलीय दर्पण। इस दर्पण को काट करके हम यहाँ पे लगा दें, इधर वाले को काट करके यहाँ पे लगा दें। ध्यान दीजिए, गोलीय दर्पण एक गोलीय दर्पण है जिस कटे हुए खोखले गोले का क्या भाग है, इसी गोले का क्या भाग है। जो गोले का क्या होगा, केंद्र होगा, वही दर्पण का क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। समझ में आ गया। गोलीय दर्पण जिस कटे हुए खोखले गोले का क्या भाग है, ये गोले का जो केंद्र होगा दर्पण का क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। ध्यान दीजिए, ऐसे है ना, तो इस वाले पार्ट को हम लिए हैं, इस वाले पार्ट को हम लिए हैं, इसको ऐसे ऐसे बना दीजिए, बन गया। इस वाले को पार्ट को लिए हम ऐसे, इसको ऐसे ऐसे बना दीजिए, तो बन गया कि नहीं। अब दोनों पार्ट को मिलाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक आपका गोलीय दर्पण मिल जाएगा। समझ में आ गया। तो वक्रता केंद्र समझ में आ गया। गोलीय दर्पण, ये आपका क्या, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जिस कटे हुए खोखले गोले का भाग है, एक खोखला गोला है, इसी का क्या हुआ, ये भाग है। जो गोले का क्या होगा, केंद्र होगा, इस गोले का जो केंद्र होगा वही इस दर्पण का क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। समझ में आ गया। उसके बाद दूसरा आपका क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या। जो वक्रता केंद्र है उसको हम सी से व्यक्त करते हैं, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या जिसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखिए, ये गोलीय दर्पण है, ये गोलीय दर्पण जिस कटे हुए खोखले गोले का भाग, ये खोखला गोला है, ये गोलीय दर्पण जिस कटे हुए खोखले गोले का भाग है। जो गोले का क्या होगा, त्रिज्या होगा, वो दर्पण का क्या होगा, वक्रता त्रिज्या होगा। जो इस गोले का त्रिज्या होगा वो इस दर्पण का क्या होगा, वक्रता त्रिज्या। क्यों, क्योंकि ये जो दर्पण है इसी का क्या है, हिस्सा है। समझ में आ गया। जो वक्रता त्रिज्या है उसे कैपिटल या स्मॉल आर से क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए, दर्पण का ध्रुव क्या होता है, दर्पण का ध्रुव पोल ऑफ मिरर। दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव, इसको हम पी से व्यक्त करते हैं। अब देखिए, दर्पण का ध्रुव क्या होता है, देखिए दर्पण है और ये भी आपका क्या दर्पण है। दर्पण का जो मध्य भाग होता है वही क्या कहलाता है, दर्पण का क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है, दर्पण का ध्रुव। दर्पण का मध्य भाग ही दर्पण का क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। ध्रुव क्या कहलाता है, ध्रुव। दर्पण का मध्य भाग ही दर्पण का क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। चौथा आप देख लीजिए, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष जिसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, देखिए ये आपका क्या, वक्रता केंद्र और ये क्या, ध्रुव। वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। समझ में आ गया। वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। भाई इसका वक्रता केंद्र है, ध्रुव है, इससे गुजरने वाली रेखा को क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। ये वक्रता केंद्र है, सॉरी ये वक्रता केंद्र है, ये आपका ध्रुव है, गुजरने वाली रेखा को क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। हो गया। उसके बाद फोकस
मुख्य फोकस जिसको बोलते हैं, मुख्य फोकस ध्यान दीजिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती हैं उसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर किरण जा रहा है कि नहीं, परावर्तन हुआ, मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे काटा, ये बिंदु क्या है, मुख्य फोकस। क्या है आपका, मुख्य फोकस। वैसे इस तरीके से इसमें भी मुख्य अक्ष के समांतर हो गया, तो भाई इस तरीके से यहाँ पे इसका हो जाएगा मुख्य फोकस। समझ में आ गया, मुख्य फोकस क्या हो गया। दर्पण का द्वारक क्या होता है, दर्पण का द्वारक दर्पण का व्यास ही दर्पण का क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। देखिए दर्पण का ये जो आपका व्यास होगा ये क्या कहलाएगा, दर्पण का क्या कहलाएगा, द्वारक। दर्पण का व्यास ये क्या कहलाता है, दर्पण का द्वारक। और जैसे जैसे इसकी परिभाषाएं आती रहेंगी आपको इसे क्या किया जाएगा, बताते जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंबों के बनने के नियम। गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंबों के बनने के नियम, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंबों के बनने के नियम। तो गोलीय दर्पण से जो प्रतिबिंबों के बनने के मुख्य 3 नियम है। प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। तो प्रथम नियम क्या होता है, अगर जो हम क्या करते हैं, प्रकाश किरणों को क्या करते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर डालते हैं, गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनने के नियम। गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनने के नियम। अब देखिए इसके बनने का नियम क्या है। पहला नियम क्या है, आपके 3 नियम है, तीनों नियम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। पहला नियम क्या है, अगर जो प्रकाश किरण को हम क्या करते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर डालते हैं तो मुख्य फोकस से क्या हो जाएगा, गुजर जाएगा। पहला क्या है, अगर जो प्रकाश किरण को क्या करते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर डालते हैं तो वह मुख्य फोकस से क्या हो जाएगा, गुजर जाएगा। ये आपका धोरू है, ये आपका वक्रता केंद्र है, आपका मुख्य अक्ष हो गया। ऐसे आप दूसरा मिरर भी ले लीजिए, ये आपका क्या है, ध्रुव है, ये आपका वक्रता केंद्र है, हो गया। मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस 60 कर देखिए भाई। मुख्य अक्ष, अब देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश किरणें परावर्तन के जिस बिंदु पर काटती हैं ये कहलाएगा मुख्य। क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे काटती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। अगर जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें जाएंगे तो मुख्य फोकस से उसको हम क्या कर देंगे, गुजार देंगे। समझ में आ गया। पहला नियम क्या कह रहा है, अगर जो प्रकाश किरण कहाँ जा रहा है, मुख्य अक्ष के क्या जा रहा है, समांतर जा रहा है, तो मुख्य फोकस से उसको क्या किया जाएगा, गुजार दिया जाएगा। देखिए मुख्य फोकस से क्या किया गया, दोनों जगह क्या किया गया है, गुजार दिया गया है। अब दूसरा क्या, अगर जो मुख्य फोकस पे ही प्रकाश किरण को डालेंगे तो मुख्य अक्ष पे क्या आ जाएगा, समांतर जगह। दूसरे का क्या उल्टा हो जाएगा, उल्टा ये हो गया। अगर जो प्रकाश किरण को हम कहाँ डालते हैं, मुख्य फोकस पे डालते हैं। अगर जो प्रकाश किरण को हम कहाँ डालते हैं, मुख्य फोकस पे डालते हैं तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। प्रकाश किरण को किस पे डालते हैं, मुख्य फोकस पे डालेंगे तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। इसमें भी ऐसे कर लीजिएगा, जो प्रकाश किरणों को क्या डालेंगे, मुख्य फोकस पे डालेंगे तो क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। अगर जो प्रकाश किरणों को हम क्या करते हैं, मुख्य फोकस पे डालेंगे तो क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। देखिए प्रकाश किरणों को फोकस मुख्य फोकस पे डालेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर, प्रकाश किरणों को मुख्य फोकस पे डालेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर समझ आएगा। अब तीसरा जो आपका है, तीसरा आप यहाँ देख लीजिए, थोड़ा सा दिख ना रहा हो। तीसरा क्या होता है, अगर जो प्रकाश किरण को वक्रता केंद्र पे डालते हैं, किस पे, वक्रता केंद्र पे डालते हैं तो परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग में क्या हो जाता है, वापस लौट जाता है, यानी उसी रास्ते से वापस लौट जाता है।
देखिए देखिए आपका ये आपका यप है, ये आपका सी है। तो अगर जो प्रकाश किरणों को हम इसी पे डालेंगे तो परावर्तन के पश्चात क्या होगा, उसी मार्ग में क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। क्या होगा, अगर जो मुख्य सॉरी अगर जो प्रकाश किरण किस पे जाते हैं, वक्रता किरण पे डालते हैं, तो उसी मार्ग में क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। तो यही आपके क्या 3 नियम है। यही आपका क्या प्रतिबिंबों का क्या बनना है। अगर जो प्रकाश किरण को हम किस पे डालेंगे, वक्रता केंद्र पे डालते हैं, तो परावर्तन के पश्चात क्या होता है, उसी माध्यम में क्या हो जाता है, लौट जाता है। तो आपको ये तीनों जो नियम है आपको समझ में आ गया। चलिए उसके बाद आपको प्रतिबिंब बनाने के बारे में बताया जाएगा अगली वीडियो में। आपको सूत्र भी दिख रहा जाएगा, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, और दर्पण का सूत्र, अपवर्तन का सूत्र, अपवर्तन के नियम, सारी चीजें आपको बताया जाएंगी। उसके बाद चलिए हम आप लोग को ये भी बता देते हैं, जो 6 स्थिति है, प्रकाश वस्तु कहाँ पे रहे तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। ठीक है, देखिए आपको बता दिया जाएगा, अगर जो वस्तु कहाँ पे रहे तो प्रतिबिंब क्या है, कहाँ पर बनेगा। तो सबसे पहला स्थिति ये है, अगर जो वस्तु कहाँ रहे, अनंत पे रहे, तो प्रतिबिंब आपका कहाँ बनेगा। अगर जो वस्तु अनंत पे रहे तो प्रतिबिंब आपका कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पे। कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पे। देखिए इसमें 2 तरीके से इसमें बताया गया है, एक एनसीईआरटी के हिसाब से, एक दूसरे जो साइड सूत्र है उसके हिसाब से। तो एनसीईआरटी के हिसाब से आपको बताया जाएगा और साइड सूत्र के हिसाब से बताया जाएगा। अगर जो कोई भी वस्तु क्या है, अनंत है, तो आपको पता है, आप अगर जो आप अपने छत के ऊपर देखेंगे, तो आप जब छत से ऊपर जब जाएंगे अपने 2 तल्ले या 1 तल्ले पे देखेंगे, चारों तरफ जब आप अपना सर घुमा करके देखेंगे तो कहीं ना कहीं बादल गिरा हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है। ऐसा होता नहीं है। तो वही आपके लिए क्या है, अनंत है। वही आपके लिए क्या है, अनंत है। जहां तक आप कल्पना कर सकते हैं वहां तक आपके लिए अनंत नहीं है, उसके आगे क्या है, आपका अनंत है। मतलब जहां तक आप कल्पना कर सकते हैं वहां तक फाइनाइट, अदरवाइज क्या है, इनफाइनाइट। समझ में गया। चलिए देखा जा रहा है, आपको बताया जा रहा है। तो सबसे पहले आपका क्या है, वस्तु क्या हो, अनंत पे हो। तो सबसे पहले अगर जो वस्तु कहाँ पर है, अनंत पे रहे, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। अगर जो वस्तु कहाँ है, अनंत पे रहे, देखिए आपका अवतल दर्पणों में हम पहले बता रहे हैं प्रतिबिंबों का बनना। अवतल दर्पण में प्रतिबिंबों का बनना हेडिंग है। अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण दर्पण में प्रतिबिंबों का बनना, प्रतिबिंबों का बनना। तो सबसे पहले आप पहले ध्यान दीजिए, वस्तु कहाँ पर है, अनंत पे है। अगर जो वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो पहली स्थिति देखिए, पहले में कहा है वस्तु अनंत पे है, वस्तु अनंत पे है। तो वस्तु अनंत पे है तो हम क्या करेंगे, तो वस्तु अगर जो अनंत पे है तो सबसे पहले हम क्या कीजिए भाई, आपका क्या है, मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष क्या है, आपका फोकस है, और ये आपका क्या, वक्रता केंद्र है कि नहीं। अगर जो हम अनंत से प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं, इस पे डालते हैं, तो क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या रहता है, समांतर हो जाता है। हो गया कि नहीं। अगर जो फिर हम क्या करते हैं, फोकस पे प्रकाश की किरणों को यहाँ डाल दिए, इस बार आप प्रकाश की किरण को कहाँ पे डालिए, वक्रता केंद्र पे डालिए। वक्रता केंद्र पे डालेंगे तो काट करके क्या होगा, उसी माध्यम में क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। और जहाँ पे दोनों रेखाएं काटी हैं वहां से हम क्या करते हैं, मुख्य अक्ष पे क्या कर देते हैं, एक लंब डाल देते हैं। और यही आपका मान लीजिए ए डैश आपका क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। इसको हम ए डैश मान लें, इसको हम बी डैश मान लें। तो ए डैश आपका क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। ये प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है, उल्टा है, वस्तु से क्या है, छोटा है। यदि वस्तु कहाँ पे, अनंत पे है, तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस, वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से छोटा। अब देखिए
अगर जो ये हो गया, उसके बाद आप इस तरीके से ऐसे भी डाल सकते हैं। अगर जो वस्तु क्या अनंत पे है तो इस तरीके से आप प्रकाश किरण को घुमाइए और इस तरीके से आप प्रकाश किरण को क्या कीजिए घुमाइए और जिस मुख्य फोकस पे काटेंगे और यहाँ आपका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बिंदु साइज का बनेगा। यदि वस्तु कहाँ पे है, अनंत पे है। समझ में आ गया। अगर जो वस्तु कहाँ पे है, अनंत पे है, तो आपका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा, ठीक है, एकदम बिंदु साइज का बनेगा। दूसरी स्थिति में यदि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के क्या है, बीच में है, तो वस्तु कहाँ पर है, अनंत रहे और वक्रता केंद्र के क्या रहे, बीच में रहे। ध्यान दीजिए, ये आपका अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है, हो गया। ये आपका क्या मुख्य अक्ष है, ये आपका क्या फोकस है, ये आपका क्या वक्रता केंद्र है, ये आपका अनंत है, अनंत के बीच में क्या वस्तु है। अब देखिए आपका सी है, ये आपका क्या है, ये आपका हो गया। अब देखिए मान लीजिए ये आपका क्या है, ए भी क्या है, आपका वस्तु है, ए भी आपका क्या है, वस्तु है, हो गया ना। अब देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से क्या हो जाती हैं, गुजर जाती हैं। तो भाई आपने क्या किया, मुख्य फोकस से क्या किया, गुजार दिया। उसके बाद दूसरा क्या करते हैं, प्रकाश किरण को हम किस पे डालते हैं, अगर जो वक्रता केंद्र पे डालते हैं तो सीधे क्या होता है, उसी मार्ग में क्या होता है, वापस लौट जाता है, उसी मार्ग में क्या होता है, वापस लौट जाता है। और दूसरी हम किरण आरेख को किस पे डाल दिए, वक्रता केंद्र पे डाल दीजिए। जब वक्रता केंद्र पर जैसे ही आप डालेंगे तो क्या होगा, परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। अब देखेंगे दोनों रेखाएं यहाँ पे इस बिंदु पे काटें और इस बिंदु से हम क्या कर दिए, लंब डाल दिए। यही आपका क्या है, बी डैश का क्या होगा, प्रतिबिंब। देखिए यदि वस्तु कहाँ पे रहे, पहला अनंत पे था, दूसरा क्या था, अनंत और सी के बीच का मतलब ये हो गया वक्रता केंद्र के बीच में। यदि वस्तु कहाँ रहे, सी से परे या अनंत और क्या है, वक्रता केंद्र के बीच में रहे, तो परावर्तन के पश्चात जो प्रतिबिंब बनेगा सी और एफ के बीच में बनेगा, वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा। क्या बनता है, देखिए वस्तु आपका इतना बड़ा है, प्रतिबिंब आपका इतना बड़ा है। तो समझ में आ गया। दूसरा स्थिति क्या है, यदि वस्तु क्या है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है, तो परावर्तन के पश्चात जो आपका प्रतिबिंब बनेगा सी और एफ के क्या बनेगा, बीच बनेगा, वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा बनेगा। अब देखिए तीसरी स्थिति आपका क्या है, तीसरी स्थिति यदि वस्तु कहाँ रहे, यदि वस्तु सी पर है, यदि वस्तु सी पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी पर ही बनेगा, वास्तविक उल्टा, जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब, जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। देखिए ये आपका एफ हो गया, ये आपका क्या सी हो गया, क्या हो गया, एफ हो गया और क्या हो गया, सी हो गया। तो भाई आपका वस्तु क्या है, ए है, ए बी आपका क्या है, वस्तु आपका क्या है, ए और क्या है, बी है। अब हम क्या करें, इसको कुछ करना नहीं है, वक्रता केंद्र पर है, तो हम क्या करें, ये लीजिए, हो गया कि नहीं। उसके बाद मुख्य अक्ष क्या होगा, समांतर होगा। दूसरा हम क्या करते हैं, मुख्य फोकस पे डाल दे, तो मुख्य फोकस पे डालने के बाद आपको पता है कि मुख्य अक्ष क्या हो जाता है, समांतर हो जाता है, मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। देखिए यदि वस्तु कहाँ पे रहे, वक्रता केंद्र पे रहे, तो परावर्तन के पश्चात जो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र पे बनेगा, जितना बड़ा साइज रहेगा उतना बड़ा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। तीसरी स्थिति क्या है, यदि वस्तु क्या रहे, सी तथा एफ के बीच, अगर जो वस्तु कहाँ रहे, वक्रता केंद्र और क्या है और मुख्य फोकस के बीच में रहे, तो परावर्तन के पश्चात जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपका कहाँ बनेगा, सी से क्या बनेगा, परे बनेगा। देख लीजिए, देखिए ये आपका क्या है, वक्रता केंद्र है, सॉरी ये आपका एफ है,
ये आपका क्या है, वक्रता केंद्र सी है। अगर जो वस्तु को हम क्या डालते हैं, वक्रता केंद्र और सी के बीच में, देखिए आपका ये वस्तु है, वक्रता केंद्र और सी के बीच में ए डी, आपका वस्तु वक्रता केंद्र और सी के बीच में है। मुख्य अक्ष पे अगर समानता रहेगा तो मुख्य फोकस से क्या हो जाएगा, गुजर जाएगा। दूसरा हम क्या करते हैं, अगर जो हम प्रतिबिंब को क्या डालते हैं, वक्रता केंद्र पे डाल दीजिए। देखिए वक्रता केंद्र को मतलब हम इस पे डालते हैं, यूं यहाँ पे देखिए थोड़ा सा तिरछा हो गया। अगर जो आप इसको ऐसे सीधे डालेंगे, ये देखिए अगर जो हम मुख्य फोकस पे अगर जो प्रतिबिंब को डालते हैं तो उसी के क्या जाता है, इसी माध्यम में वापस लौट जाता है। अब देखिए ऐसे डाट 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 करके आप डाल दीजिए मुख्य अक्ष पे लंब, ये आपका ए डैश बी डैश क्या हो गया, प्रतिबिंब। ये देखिए यदि वस्तु आर एस सी और एफ के बीच में रहे, इसमें देखिए सी और एफ के बीच में जब बना, यदि वस्तु आर एस सी और एफ के बीच में रहे तो परावर्तन के पश्चात जो प्रतिबिंब बनेगा सी से परे बनेगा, वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। चौथी स्थिति क्या होती है, यदि वस्तु कहाँ रहे, एफ पे रहे तो परावर्तन के पश्चात जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। अगर जो वस्तु कहाँ रहे, एफ पे रहे, यानी यूं देखिए सकते हैं, अगर जो वस्तु कहाँ पे अनंत पे है तो प्रतिबिंब देखिए ये आपका एफ है, ये आपका क्या सी है, सी है, ये आपका क्या एफ है। अगर जो वस्तु कहाँ पे अनंत पे रहे तो परावर्तन के पश्चात जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वह कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। अगर जो वस्तु कहाँ पे रहे, अनंत पे रहे तो परावर्तन के पश्चात जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वह कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। वास्तविक उल्टा वस्तु से क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। क्योंकि आपको पता है दो समांतर रेखाएं आपस में कहाँ पे मिलती हैं, अनंत पे मिलती हैं। देखिए ये दो समांतर रेखाएं आपस में कहाँ मिलती हैं, अनंत पे मिलती हैं। यदि वस्तु कहाँ पर है, एफ पर, वस्तु कहाँ पर है, एफ पे रहे, अगर जो वस्तु क्या रहे, एफ पर स्थित रहे तो परावर्तन के पश्चात जो आपका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पे बनेगा। वास्तविक उल्टा है वस्तु से क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। और छठवां स्थिति जो आपका है, पांचवा स्थिति है, जो छठवां स्थिति है, यदि वस्तु कहाँ रहे, सी एफ और पी के बीच में, यदि वस्तु कहाँ पर है, एफ और पी के बीच में, यदि वस्तु कहाँ रही, ये आपका एफ हो गया, ये आपका क्या पी हो गया। यदि वस्तु कहाँ रहे, एफ और पी के बीच में, ये आपका एफ हो गया, ये आपका सी हो गया, ये आपका पी हो गया। यदि वस्तु यहाँ पे है ना, अगर जो हम क्या करते हैं, इस पे प्रकाश किरण को क्या करते हैं, डालते हैं तो मुख्य अक्ष पे क्या हो जाता है, समांतर हो जाता है, हो जाएगा कि नहीं। उसके बाद जब मुख्य अक्ष पे क्या हो जाता है, समांतर हो जाता है, तो उसके बाद हम फिर इसको हम क्या करते हैं, प्रकाश किरण को फिर दोबारा हम क्या करें, इस हाथ से हम लगाएं। उसके बाद हम इसको उसके बाद हम वक्रता केंद्र पर एक प्रकाश किरण को डाल देंगे। देखिए ये दोनों रेखाएं क्या कहीं मिल नहीं सकती, यदि कहीं मिल नहीं सकती तो इसको हम दर्पण के पीछे से धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने के बाद एक दूसरे को यहाँ पे देखिए काट देंगे, यदि वस्तु कहाँ रहे, पी और एफ के बीच में रहे तो परावर्तन के पश्चात जो आपका प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी, सीधा एवं वस्तु से क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। देखिए वस्तु इतना बड़ा है, यहाँ पे देखिए वस्तु ये भी, देखिए प्रतिबिंब क्या दर्पण के पीछे बना, आभासी, सीधा एवं वस्तु से क्या है, बहुत बड़ा। अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम क्या वीडियो बनाएं और आप